Good morning. 3rd August 2021, MA Final Political Science in our 8th paper. You are already welcome in the class. Today, as we are going to discuss the 73 amendment about the Panchayati Raj system in India. This is the main part of the public administration and the political science because this is the biggest amendment in Rajasthan and which was connected with the Gram Star, Madhyavarti and Jila Stari system. फर्स्ट अमिटमेंट फर्स्ट जो हमने इसका क्लोज पढ़ा था उसके बाद में हम आज स्टडी करने वाले हैं सेकंड क्लोज का। सेकंड क्लोज में जो चेंजेस किया गया उसमें ये बंद किया गया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का संव्यवहार और कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधानमंडल अधिनियम द्वारा विनिश्चित होंगे। अब इसमें विनिश्चित शब्द का मतलब है कि जिस भी स्तर पर आप ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं वो किन शक्तियों का यूज़ कर सकती है या किन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है उसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो राज्य विधानमंडल अधिनियम सुनिश्चित करेगा। इस अमेंडमेंट में ये भी तय किया गया कि सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन भी किया जाएगा। As we know that the local self government is the first part of the democracy, अगर हम सबसे निचले स्तर पर अपनी शक्ति का या वोट पावर का उपयोग नहीं करते हैं तो मध्यम और जो सबसे ऊपर सेंटर है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं या जिसे हम केंद्रीय सरकार के नाम से जानते हैं वहाँ तक अपनी शक्तियों का उपयोग करना हमारे लिए असंभव होता है। इसीलिए ये माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि आप एक अच्छे मतदाता के रूप में एज अ गुड वोटर यू हैव टू यूज़ एंड यू शुड यूज़ द पावर ऑफ वोट। आपका एक जो वोट है वो सरकार बना सकता है और सरकार को गिरा सकता है। साथ ही एज वी आर यूजिंग द नोटा पावर जो है उसमें आप किसी भी पार्टी को यदि वोट नहीं करना चाहते हैं तो आप नोटा को प्रेस करके आ सकते हैं। उसमें आपका जो वोट है वो किसी पार्टी का नहीं गिना जाएगा बल्कि वो वोट गिना जाएगा कि आपने किसी भी पार्टी को फेवर नहीं किया है। इट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी विथ द एनी पार्टी विच इज़ रनिंग इन इंडिया, विच इज़ वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ रनिंग सिंस 1942-47। ये जो चेंजेस हैं वो इसलिए लाए गए थे ताकि आप एक नागरिक होने के नाते या एक वयस्क नागरिक होने के नाते आप समझ सकें कि किस तरह से आप अपने ऊपर शासन करने वालों का चुनाव करते हैं। बेसिकली कोई आप पर शासन नहीं करता है, आप उसको चुनते हैं। सो चुनने का जो प्रोसीजर है वही आपका मत का प्रयोग है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसकी धारा 243C2, धारा 243C3, C4 और C5 में लगभग विस्तार से प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरह से इनका चुनाव जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। राज्य के विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधि के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों, ग्राम पंचायत, मध्य स्तरीय इकाइयों और जिला इकाइयों के अध्यक्ष, सभापति के संबंध में तथा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में उनके निर्वाचन क्षेत्र वाली इकाइयों की सदस्यता के लिए आवश्यक प्रबंधन भी करेंगे। यहाँ विधानमंडल को ये पावर है। वो कानून के अंतर्गत रह करके इस बात का सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस तरह से किस स्तर पर किस इकाई का अध्यक्ष चुना जाएगा, सभापति चुना जाएगा। उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में भी उनके निर्वाचन क्षेत्र वाली इकाइयों की सदस्यता के लिए भी प्रबंध जो करेगा वो वहाँ का राज्य विधानमंडल तय करेगा। 73 अमेंडमेंट से पहले जब हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि इन सभी इलेक्शंस में कहीं पर भी रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन मीन्स वो जो आरक्षण है जो कॉन्स्टिट्यूशन एक निचली जाति को या एक उच्च जाति को प्रदान करता है उसका कहीं पर भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या प्रैक्टिकल यूज़ नहीं दिया गया था। इसीलिए इस अमेंडमेंट में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। इस अमेंडमेंट में
यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचित हेतु सीटों का आरक्षण किया जाएगा। मीन्स जो टोटल आपकी सीट्स हैं उस पर जितना रिजर्वेशंस बनता है या जितना मैथमेटिकल मेथड से रिजर्वेशन आता है उतनी सीटें इन जातियों के लिए सुनिश्चित रखी जाएगी। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रारंभ इसमें किया गया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था के चुनावों में महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षण किया जाएगा या किया गया है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम 1/3 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। सो द 1/3 इज रिजर्व फॉर द वुमेन्स विच इज दोज आर बिलोंग्स टू द SC and ST। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं या वी डोंट नो अबाउट द रूल्स ऑफ रेगुलेशंस व्हाट वी कैन डू। बट जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं। इफ़ हम जानकारी रखने के बाद में भी अपनी शक्तियों का यूज़ नहीं करते हैं तो ये जो विजडम जिसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक किया गया फैसला नहीं होता है। आपके जो अधिकार हैं वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो वोटिंग का पावर हो, चाहे वो किसी जातीय भेदभाव के अगेंस्ट बोलने का पावर हो, चाहे आपका किसी भी लेवल पे स्कूल कॉलेज लेवल पे या ऑफिस लेवल पर अगर हरेसमेंट होता है या आप किसी भी तरह की बायोलॉजिकल या मेंटल प्रेशर घर में भी फील करते हैं, सो यू आर हैविंग द राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट दैट सिस्टम। आपके पास ये व्यवस्था है, आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने रिजर्वेशन की सीट्स का डिमांड कर सकते हैं बशर्ते आप जानें कि आप अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन रिजर्वेशंस के जो क्षेत्र हैं उस पर महिला का चुनाव महिला चुन ली जाती है पर उसकी शक्तियों का प्रयोग एक्चुअली में उसके सो कॉल्ड हस्बैंड किया करते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। आप घूंघट में रह करके अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें और कम से कम इतना ज़रूर रखें कि यदि आप किसी पद पर चुने जाते हैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग करना सीखें। ग्राम पंचायत व पंचायती राज की अन्य इकाइयों के अध्यक्षों सभापति के पद पर भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए साथ ही राज्य विधानमंडल अधिनियम बना करके प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किए जा सकेंगे। इस बात का भी अमेंडमेंट में उल्लेख किया गया है। पंचायती राज इकाइयों के अध्यक्ष सभापति के पदों के लिए आरक्षित किए गए स्थान उस राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। ये क्लोज है कि अध्यक्ष व सभापति के पदों के लिए जो आरक्षित किए गए स्थान हैं वो उस राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित होंगे। राज्य विधानमंडल समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान व अधिनियम बनाकर किया जाएगा या वो ऐसा कर सकते हैं। पंचायती राज इकाई का कार्यकाल यदि 5 वर्ष है तो वह राज्य में तत्सम प्रवर्तित किसी भी विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती है तो उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा, उससे अधिक नहीं होगा। अब यहाँ एक शब्द है विधि के अधीन। विधि के अधीन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, यदि उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किसी भी कारण से यदि उसका प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है या उसको भंग नहीं किया जाता है तो उसका जो कार्यकाल है वो लगभग 5 वर्ष का होता है, या लगभग नहीं होता बल्कि एग्जैक्ट 5 वर्ष का होता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की हर बार गारंटी देता है कि आपको जो पावर दी जाती है आप उस पावर का यूज़ करें और उस राइट का यूज़ करें जो आपको दिया गया है। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं या ऐसा नहीं करते हैं। उसके पीछे कई रीजंस होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। सो एजुकेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द SC ST। कई बार ऐसा होता है कि हम चाह कर के भी अपने बारे में नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो शिक्षा के साधन नहीं है या हमें वो जानकारी नहीं होती है। 73वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत बड़ा है और इसको एक क्लास में तो कवर करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई क्लोज ऐसे हैं जिसमें अहर्ता क्लोज भी है। अहर्ता का मतलब होता है योग्यता। फिर इसमें कर लगाने की पावर जो है वो भी इसमें सम्मिलित की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बताता है कि किस तरह से आप अपनी पावर का यूज़ करते हैं।
5 वर्ष की घोषणा के बाद में इससे अधिक ना होने पर उसमें अधिकतम बल दिया गया है और ये तय किया गया है कि इन संस्थाओं का जो चुनाव है वो उसके निर्धारित कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व करवाए जाएंगे। यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग कर दी जाती है तो भंग किए जाने की तिथि से लगभग 6 माह के अंतर्गत इनका पुनर्चुनाव कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसे चुनाव कराए जाने आवश्यक नहीं होंगे। यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम यदि रह जाता है तो फिर मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, फिर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ठीक 5 साल की कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट की जाएगी। भंग किए जाने के पश्चात यदि चुनी हुई पंचायती राज इकाई उस शेष अवधि के लिए कार्य करेगी जितनी अवधि के लिए वह इकाई कार्य करती यदि भंग नहीं की गई होती। तो इसका मतलब जितने समय के लिए वो भंग की गई है रिमेन उस समय के लिए वो काम कर सकती है, बशर्ते कि उसका जो कार्यकाल है वो 6 महीने से कम हो। अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो वो काम नहीं करेगी, पर चूँकि टाइमिंग 6 मंथ से कम है तो वो अपने जो रिमेन पार्ट है, रिमेन जो समय है उसके लिए काम कर सकती है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कहा गया है कि संबंधित राज्य में चुनावों की योग्यता से संबंधित किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर व्यक्ति इन संस्थाओं के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। कोई भी जो व्यक्ति है यदि वो अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, उस पर कोई विवाद है या नहीं, इसका जो डिसीजन है वो संबंधित विधानमंडल अधिनियम बना करके या प्रावधान बना करके कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को एक नई अनुसूची संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, अनुच्छेद 243G में संशोधन किया गया और इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 29 to 30 जॉब्स दिए गए हैं या कार्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें कृषि विस्तार से लेकर के लघु वन उत्पाद, पेयजल की व्यवस्था, ईंधन व चारा, पुस्तकालय की व्यवस्था, बाजार व मेले, कमजोर वर्ग का कल्याण, विशेषतः अनुसूचित जाति व जनजाति, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली और सामुदायिक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण जैसे काम दिए गए हैं। इसमें शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ईंधन व चारा, अनौपचारिक शिक्षा, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद, मत्स्य उद्योग आदि छोटे से छोटा काम भी शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन में राज्य संस्थाओं को कोष निर्माण व उससे उत्पन्न होने वाली आय के लिए भी विनिर्दिष्ट किया गया है या निर्दिष्ट किया गया है। संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करारोपण के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार पुनः राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा गया है। संशोधन अधिनियम ये प्रावधान करता है कि जो कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएंगे उनका राज्य सरकार व पंचायती राज इकाइयों के मध्य वितरण किया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द पंचायती राज जो सिस्टम है उसके बीच में उस चीज़ का डिवीज़न होगा और जो कर पंचायती राज संस्थाएं आरोपित करेंगी उन्हें वे न केवल एकत्र कर सकती हैं अपितु उनका व्यय भी अपने स्तर पर ही कर सकेंगी। वित्त आयोग के गठन के प्रावधान के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 वर्ष की अवधि में या उसके पश्चात लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय समीक्षा भी कर सकता है। यहाँ राज्यपाल को ये पावर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण कैसे किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए गए करों को चिन्हित करना कि कहाँ कहाँ उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान का सिद्धांत का निर्धारण करना कि कितना उनको अनुदान दिया गया है। सबसे बड़ी बात है राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं या जो भी फाइनेंशियली डिसीजंस लिए गए हैं उसके लिए भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते हैं कि वो जो इकाइयाँ कभी डिपेंड करती थी फाइनेंशियली या जिनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं थी 73 अमेंडमेंट के बाद में उनको वो सारी पावर दी गई जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को दी जानी चाहिए। राज्य विधानमंडल विधि के माध्यम से इस वित्त आयोग के संगठन व उससे नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यता व उन सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। राजस्थान में 1995 में प्रथम वित्त आयोग ने के गोयल की अध्यक्षता, द्वितीय आयोग ने हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता और तृतीय वित्त आयोग में माणकचंद सुराणा की अध्यक्षता में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे।
पंचायती राज संस्थाओं के लेखा और अंकेक्षण के संबंध में यह अमेंडमेंट यह तय करता है कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले लेखा व उसके अंकेक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। अधिनियम इस बात की भी व्यवस्था करता है कि निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनावों के आयोजन और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समस्त पक्षों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए एक राज्य निर्वाचन आयोग में चिन्हित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि व सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल विधानमंडल के संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकते हैं। इस प्रावधान में ये कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उन्हीं कारणों से या उसी रीति से हटाया जाएगा जिन कारणों व जिस रीति से उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है तथा कार्यरत रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उसके लिए विनिश्चित कृत्यों के निर्वाह में सहायता देने के लिए राज्य का राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करा सकता है या वो इस चीज़ को कंप्लीट करवाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में जितनी भी कमियां थी या जितनी भी न्यूनताएं थी या न्यूनताओं का जो समूह था, इन संस्थाओं को जो संवैधानिक मान्यता का अभाव था, इनके अनियमित चुनाव, लंबे समय तक अक्रमित रहने और उनकी दयनीय आर्थिक दशा जो थी वो इसलिए थी क्योंकि उनको शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त नहीं थे। साथ ही अनुसूचित जाति व जनजाति व महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक सटीक परिवर्तन लाता है जिसके माध्यम से इनको कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ये बनते हैं। साथ ही इनको आर्थिक क्षमता प्रदान की जाती है और सबसे बड़ी बात है वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द महिला शक्ति, व्हेन वी टॉक अबाउट द महिला सशक्तिकरण, व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ अ सेक्टर विच इज़ रन बाय द वुमेन, तो वहाँ हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं पंचायती राज में शामिल नहीं है। ये वो अमेंडमेंट है जिसने एक ग्रामीण महिला को या एक छोटे से घर में अपना जो परिवार चलाती है उस महिला को ये अधिकार दिया कि वो पंच, सरपंच या ग्राम सभा किसी की भी एक एलिजिबिलिटी को अगर कंप्लीट करती है तो वहाँ उस पद पर बैठ सके और अपना जो डेवलपमेंट के प्रति डिवोशंस है या जो भी वो काम करना चाहती है वो कर सके। ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो हम शायद समझ नहीं पाते कि ग्रामीण क्षेत्र पर हम कैसे अपने देश का एक छोटा सा हिस्सा जो है, एक गांव जो है, उसका हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 74th अमेंडमेंट और उसकी जो बेसिक क्वालिटी है, जो मुख्य विशेषताएं हैं। एज वी होप सिंस वी आर डूइंग गुड फॉर वे ऑफ कोरोना टाइम, बट वी होप सो कि जल्दी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। बट अभी जिस तरह की कंडीशंस हैं ये कोशिश करिए कि आप जैसा भी पढ़ पा रहे हैं घर पे कंटिन्यू करें। थैंक यू।